और प्यार हो गया भाग 18। खून से लथपथ नंदिनी सड़क किनारे पड़ी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। कार्तिक अपना सर पकड़े सोफे पर बैठा था। सोफिया अपने दोस्तों के साथ फ्लोर पर डांस कर रही थी। कार्तिक को सिर्फ नंदिनी का ही ख्याल आ रहा था। वो वहां से उठा और बाहर निकल गया। सोफिया को ध्यान नहीं रहा, वह अपने दोस्तों के साथ बिजी थी। कार्तिक वहां से बाहर आया और सड़क किनारे लगी बेंच पर बैठ गया। सर भारी होने लगा था। कार्तिक काफी देर तक वहीं बैठा रहा। मुझे नंदू को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, पर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। उसकी लाइफ है, वो किसी के भी साथ बिता सकती है। फिर आज ही सब अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। जो भी हो, नंदू है तो मेरी दोस्त थी ना। मुझे उसे पवन के साथ नहीं भेजना चाहिए था। पता नहीं वो कैसा लड़का होगा। मैंने सोफिया की बात मानी ही क्यों। पता नहीं नंदू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे नंदू के पास जाना चाहिए। सोचते हुए कार्तिक उठा। उसने सामने से आता ऑटो रुकवाया और उसे महाराजा रिसोर्ट, जहां नंदिनी और पवन को छोड़ा था, चलने को कहा। कार्तिक ने अपना सर पीछे सीट से लगा लिया। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल एक साथ चलने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑटो के रुकने से कार्तिक को होश आया। उसने कहा, क्या हुआ भैया, ऑटो क्यों रोका? साहब जी, ट्रैफिक है, लगता है सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, ड्राइवर ने कहा। कोई बात नहीं, कहकर कार्तिक ने आंखें मूंदकर सर फिर से सीट पर लगा लिया। ट्रैफिक क्लियर हुआ। कार्तिक जिस ऑटो में था, एम्बुलेंस उसकी बगल से निकली थी। उस एम्बुलेंस में कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही थी, पर कार्तिक नहीं देख पाया। ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद ही ऑटो महाराजा रिसोर्ट के सामने था। कार्तिक ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर आया। उसने देखा न नंदिनी वहाँ है और न ही पवन। शायद वो लोग यहाँ से चले गए। कार्तिक ने मन ही मन सोचा और वहाँ से बाहर आ गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कार्तिक वहाँ से घर के लिए निकल गया। घर आकर उसने दरवाजा खोला और धीरे से अंदर आया। सामने सोफे पर अखिलेश जी को बैठे देखकर उसके कदम रुक गए। अखिलेश जी ने पहले कार्तिक को देखा और फिर सामने दीवार पर लगी घड़ी को, जो कि रात के 12:46 बजा रही थी। कार्तिक अंदर ही अंदर घबरा गया और डर भी रहा था, कहीं पापा को उसके ड्रिंक करने के बारे में पता न चल जाए। अखिलेश जी सोफे से उठे और कार्तिक के पास आकर कहा, बेटा, ये कोई टाइम है घर आने का? वो पापा मैं, कहते कहते कार्तिक चुप हो गया। कार्तिक के मुंह से स्मेल आने पर अखिलेश जी समझ गए मामला गंभीर है। सोचकर उन्होंने कार्तिक से सोफे पर आकर बैठने को कहा। दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। कार्तिक खामोशी से अखिलेश जी की तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद अखिलेश जी ने कहा, तो अब तुमने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया? नहीं पापा, वो गलती से, उस वक्त समझ ही नहीं आया। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत बदल गए हो। पहले हर वक्त मस्ती मजाक, लाइफ को सीरियस नहीं लेते थे। ड्रिंक करना तो दूर, तुम उसे छूते भी नहीं थे। फिर ये सब? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ पापा, ये सब क्यों हो रहा है। पहले मैं हमेशा खुश रहता था, सबसे बात करता था, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, अपने शौक के लिए, सबके लिए टाइम होता था। और देखो, अब मैं खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। सब शौक धीरे धीरे कम होने लगे हैं। अचानक से खुश, अचानक से सैड। मुझे खुद महसूस होता है कि मैं अब वो कार्तिक नहीं रहा, कुछ और ही हो गया हूँ। दिमाग दिन भर अजीब सी उलझनों में उलझा रहता है। ये सब तब होता है जब गलत लोग या गलत चीजें हमारी जिंदगी में आते हैं। मैं कुछ समझा नहीं पापा। कार्तिक, क्या तुम सोफिया के साथ खुश हो? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हाँ या ना? पता नहीं पापा, पर जब उसके साथ होता हूँ तो एक अजीब सी घुटन, बेचैनी महसूस होने लगती है। उसके साथ होकर भी मैं वहाँ नहीं होता हूँ। अक्सर यही होता है बेटा। कई बार हम आकर्षण के चलते गलत लोगों को चुन लेते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। फिर उन्हीं रिश्तों को हम उम्र भर ढोते रहते हैं और दुखी रहते हैं। कार्तिक खामोश हो गया तो अखिलेश जी कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम नशा नहीं करते, लेकिन आज किया। इसके पीछे वजह क्या है मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। गुस्से में आकर तुमने ऐसा कदम उठाया, ये गलत था बेटा। बाकी पिता अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं मैं नहीं जानता, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मुझे अपना दोस्त समझकर मुझसे अपनी हर बात शेयर करें। आपसे एक सवाल पूछूं? बिल्कुल। क्या सोफिया मेरे लिए सही लड़की है? अखिलेश जी मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं कंफ्यूज हूँ पापा, थोड़ा वक्त लो, अपने आप समझ आ जाएगा। वैसे तुम्हारी वो दोस्त नंदिनी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। नंदिनी का नाम सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और वो कहने लगा,
हाँ पापा, नंदिनी बहुत अच्छी है। वो हमेशा मेरी हेल्प करती है, मुझे सही गलत समझाती है। वो सिर्फ दोस्त नहीं है पापा, उससे भी बढ़कर है। जितना मैं अपने बारे में नहीं जानता उतना वो जानती है। उसे सब पता होता है, कब मुझे क्या चाहिए, कब मेरा मूड ऑफ होता है, कब सही, उसे सब पता रहता है। कभी कभी तो लगता है वो मुझ जैसी ही है। अखिलेश जी ने देखा, नंदिनी के बारे में बताते हुए कार्तिक की आंखों में एक अलग ही चमक थी और मुस्कुराहट उसके होठों से दूर नहीं हो रही थी। अखिलेश जी समझ गए कि नंदिनी कार्तिक के दिल में बसी है, बस अभी वो खुद से ये बात समझ नहीं पा रहा। कार्तिक काफी देर तक अखिलेश जी को नंदिनी के बारे में बताता रहा और अखिलेश जी मुस्कुराते हुए उसे सुनते रहे। कहते हैं, नशे में कई बार इंसान अपने दिल की बात कह जाता है। कार्तिक भी आज सब कुछ कह देना चाहता था और उसने कहा भी। कार्तिक की आवाज सुनकर रंजना आंखें मसलते हुए बाहर आई और कहा, इतनी रात को बाप बेटे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? अब बाप बेटे का बात करना भी आपको पसंद नहीं आया रंजना जी? अखिलेश जी ने छेड़ते हुए कहा। हमें तो पसंद है, पर समय भी तो देखिए, रात के 2 बज रहे हैं। सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना है और इन महाशय को कॉलेज। चलिए उठिए दोनों और चलकर सोइए, रंजना ने लगभग आदेश देते हुए कहा। कार्तिक वहीं सोफे पर लेट गया। अखिलेश जी उठे और रंजना के साथ कमरे की ओर बढ़ गए। चलते चलते उन्होंने पलटकर कार्तिक को देखा और मन ही मन कहा, जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। आरोग्य हॉस्पिटल कानपुर। चंदन इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठा है। टेंशन और परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रहा है। जेब से बार बार फोन निकालता और नंबर डायल करके कुछ देर बाद फोन को वापस जेब में रख लेता। उसकी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वो रात भर से सोया नहीं है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और चंदन से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है। 2-3 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। चंदन ने सुना तो उसकी जान में जान आई। उसने डॉक्टर को थैंक यू कहा और गेट के बाहर लगे शीशे से नंदिनी को देखने लगा। उसके एक पांव पर प्लास्टर बंधा हुआ था, सर पर भी चोट आई थी। वो अभी बेहोश थी। एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और दूसरे में मॉनिटर क्लिप। नंदिनी की ऐसी हालत देखकर चंदन की आंखें भर आईं। चंदन नंदिनी को अपनी छोटी बहन की तरह समझता था। आज वो इस हाल में है, ये सोचकर ही चंदन का दिल भर आया। उसने आंखों के किनारे आए आंसुओं को पोंछा और हॉस्पिटल के बाहर आकर एक बार फिर कार्तिक को फोन किया, लेकिन हर बार से उसका फोन स्विच ऑफ था। हद है ये लड़का भी ना, कल रात से फोन बंद है इसका। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, चंदन ने परेशान होते हुए कहा। कुछ देर बाद चंदन को याद आया कि उसके फोन में कार्तिक के घर का नंबर भी है। उसने जल्दी से नंबर ढूंढा और कॉल किया। कुछ देर रिंग बजी और फिर रंजना ने फोन उठाया। आंटी, कार्तिक कहाँ है? जल्दी से उससे बात करवाइए, चंदन ने कहा। क्या बात है बेटा, इतना घबराए हुए क्यों हो? रंजना ने हैरानी से कहा। आंटी, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, इस वक्त मेरा कार्तिक से बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज उसे फोन दीजिए, चंदन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। रुको, देती हूँ, कहकर रंजना ने सोफे पर सोए हुए कार्तिक को जगाया और उसे फोन पकड़ाकर किचन की ओर चली गई। कार्तिक ने नींद में उठते हुए फोन कान से लगाया और कहा, हेलो कार्तिक, जल्दी से आरोग्य हॉस्पिटल आजा प्लीज, चंदन ने कहा। क्यों, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह तू वहाँ क्या कर रहा है? कार्तिक ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। वो नंदिनी, चंदन से आगे कहा नहीं गया। क्या हुआ नंदिनी को? कार्तिक आंखें मसलते हुए सोफे पर बैठ गया। नंदिनी हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है, तू जल्दी आजा, चंदन ने कहा। क्या? ये तू क्या कह रहा है? क्या हुआ नंदिनी को? वो ठीक तो है ना? चंदन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ नंदिनी को? जवाब दे, कार्तिक ने घबराई हुई आवाज में कहा। तू यहाँ आजा, मैं सब बताता हूँ, चंदन ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तब तक तू वहीं रहना और नंदू का ख्याल रखना, कहकर कार्तिक ने फोन रखा और टेबल से चाबी उठाकर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। कार्तिक, कार्तिक, रंजना ने किचन से बाहर आकर कहा, लेकिन तब तक कार्तिक अपनी बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल चुका था। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नंदिनी ठीक तो होगी, उसके दिमाग में बस यही एक बात चल रही थी। उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था। हॉस्पिटल पहुंचते ही कार्तिक ने बाइक को पार्किंग में खड़ा किया और दौड़ता हुआ अंदर गया। सामने बरामदे में चंदन बैठा था। कार्तिक दौड़कर उसके पास गया और कहा, चंदन, कहाँ है नंदू? वो ठीक तो है ना? कार्तिक, शांत हो जा,
नंदिनी अब खतरे से बाहर है, कुछ घंटों में उसे होश आ जाएगा, मुझे उसे देखना है। चंदन कार्तिक को लेकर इमरजेंसी वार्ड के बाहर गया और शीशे से कार्तिक को नंदिनी दिखा दी। कार्तिक ने जब देखा तो उसका दिल भर आया और आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर भीगी पलकों से नंदिनी को देखता रहा और फिर आकर बेंच पर बैठ गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया और गर्दन झुकाकर बैठ गया। चंदन आकर उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो अब ठीक है। क्या ठीक है यार, देखा तूने कैसे मशीनों के बीच लेटी है वो, कितना दर्द हो रहा होगा उसे यार। वो इस हालत में थी और मुझे कुछ पता ही नहीं था। कार्तिक ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं कल रात से तुझे फोन कर रहा हूँ पर तेरा फोन बंद आ रहा था। नंदिनी ने भी तुझे बहुत फोन किए, मैसेज किए, पर तूने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उसके साथ ये हादसा हो गया। नंदू ने मुझे फोन किया था, पर कब? ये देख नंदिनी का फोन मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर मिला था। चंदन जेब से फोन निकालकर कार्तिक को देता है। कार्तिक फोन लेकर देखता है, नंदिनी ने उसे बहुत बार फोन किया था। उसने नंदिनी का किया मैसेज भी देखा। आंख से आंसू बहकर फोन की स्क्रीन पर आ गिरा। नंदिनी ने उसे फोन किया था जब उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन कार्तिक ने नहीं देखा। हादसे से पहले उसने तुझे फोन किए थे, तू उसका फोन उठा लेता तो शायद उसके साथ ये सब नहीं होता। वैसे तेरा फोन है कहाँ? कल रात मैं सोफिया के साथ था उसकी पार्टी में, फोन मेरे हाथ में ही था। ओ शिट, इसका मतलब फोन काउंटर पर ही रह गया। आई एम सॉरी चंदन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है चंदन। ना मैं नंदिनी को पवन के साथ डेट पर भेजता और ना उसके साथ ये हादसा होता। ये तू क्या कह रहा है कार्तिक? हाँ चंदन, मुझे नंदिनी से बात करनी है अभी, उसे होश आते ही कर लेना। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आता हूँ। चंदन उठा और कैंटीन की तरफ बढ़ गया। कार्तिक वहीं बेंच पर बैठा नंदिनी के बारे में सोचने लगा। आंसू उसकी आंखों से बहकर नीचे फर्श को भिगाने लगे। ये सब क्या हो गया? नंदू के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। बस वो एक बार ठीक हो जाए, फिर वो जो सजा देगी मुझे मंजूर है। मैंने उसका दिल दुखाया है और उसकी जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। ये मुझसे क्या हो गया? और पवन कहाँ था जब नंदिनी के साथ ये हादसा हुआ था? उसने मुझे इतने फोन किए, मैंने क्यों नहीं देखा? उसके प्रति इतना लापरवाह कैसे हो गया? उस रोज जब मैंने उसे आने को कहा था, कैसे वो बिना सोचे समझे तुरंत आ गई, मुझे घर छोड़ा, मेरी हरकतों को झेला, और आज जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैं उसके पास नहीं था। छी यार, इतना सेल्फिश कब से हो गया मैं? क्यों मैं नहीं समझ पाया? देन शी नीड्स। कार्तिक, चाय। चंदन ने चाय का कप कार्तिक की ओर बढ़ाकर कहा। कार्तिक ने कप लिया और पीने लगा। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। कार्तिक की नजरें बस सामने इमरजेंसी गेट पर थी। तभी चंदन का फोन बजा। फोन कार्तिक की मम्मी का था। जी आंटी, मैं बात करवाता हूँ, कहकर चंदन ने फोन कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। हेलो, हाँ मॉम, कार्तिक ने धीरे से कहा। सब ठीक तो है ना बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? रंजना ने घबराई हुई आवाज में कहा। कार्तिक आगे बोल नहीं पाया और फफक कर रो पड़ा। उसने रोते रोते रंजना को नंदिनी के बारे में सब बता दिया। तू चिंता मत कर, मैं और तेरे पापा अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, नंदिनी को कुछ नहीं होगा, रंजना ने कार्तिक को हिम्मत बंधाते हुए कहा। रंजना से बात करके कार्तिक ने फोन वापस चंदन को दे दिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और सर पीछे दीवार से लगा लिया। चंदन भी उसके पास वहीं बैठा रहा। आधे घंटे बाद ही अखिलेश जी और रंजना वहाँ पहुँच गए। रंजना को देखते ही कार्तिक उनके गले लग गया और सिसकने लगा। रंजना उसका सर सहलाते हुए उसे चुप कराने लगी। कार्तिक इस हादसे की वजह सिर्फ और सिर्फ खुद को मान रहा था। चारों बाहर बैठकर नंदिनी के होश में आने का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बाद नंदिनी को होश आया। सभी अंदर गए। नंदिनी बेड पर लेटी हुई थी। उसने अधखुली आंखों से सबकी ओर देखा। रंजना नंदिनी के पास आकर बैठ गई और उसका सर सहलाते हुए प्यार से कहा, तुम ठीक हो ना बेटा? नंदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अखिलेश जी भी आकर रंजना के बगल में बैठ गए और नंदिनी से उसका हालचाल पूछने लगे। पीछे खड़ा कार्तिक भीगी आंखों से बस नंदिनी को देखता रहा। नंदिनी ने आंखों से उसे पास आने का इशारा किया। कार्तिक उसके दूसरी तरफ खाली पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अखिलेश जी ने रंजना को बाहर चलने का इशारा किया और उठकर बाहर की ओर चले गए। चंदन भी दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चला गया। नंदिनी एकटक कार्तिक को देखती रही और फिर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कार्तिक को उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानता था उसने गलती की है। उसने नंदिनी के हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और कहा,
मुझे माफ कर दो नंदू, मुझे तुम्हें वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तुम्हारे कॉल और मैसेज का भी जवाब नहीं दे पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारा दोस्त कहलाने के लायक नहीं हूँ। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि कार्तिक ने उसे हर्ट किया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि आज पहली बार उसने कार्तिक की आंखों में आंसू देखे थे। नंदिनी ने कसकर अपनी आंखें मींच ली। नंदू प्लीज, तुम जो सजा दो मंजूर है, पर प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, ऐसे चुप मत रहो, कार्तिक ने दर्द भरी आवाज में कहा। कार्तिक की बात सुनकर नंदिनी ने चेहरा उसकी तरफ घुमा लिया और भीगी आंखों से कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने उसके आंसू पोंछकर कहा, आई एम सॉरी, अगली बार तुम्हारा फोन नहीं उठाऊं ना तो एक कस का थप्पड़ लगा देना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पक्का? नंदिनी ने धीरे से कहा। हाँ पक्का, एक क्या दो चार छह, जितनी मर्जी लगा देना, कार्तिक ने कहा। नंदिनी ने दूसरी तरफ देखा और फिर हाथ उठाकर कार्तिक के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। ये क्या, सच में लगा दिया? कार्तिक ने मासूमियत से कहा। नंदिनी उसका मासूम चेहरा देखकर मुस्कुरा उठी। कार्तिक भी मुस्कुराने लगा। नंदिनी ने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगने का इशारा किया। कार्तिक ने उसे गले लगा लिया। कार्तिक के दिल का सारा बोझ उतर गया। उसकी दोस्त अब उससे नाराज नहीं थी। उसने नंदिनी के गले लगे लगे आंखें बंद कर ली और महसूस करने लगा, सुकून जैसा कुछ दुनिया में था तो वो यही था। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और नंदिनी को रूम में शिफ्ट करने की बात कहकर चला गया। दोपहर तक नंदिनी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। चंदन घर चला गया था। शाम को श्रुति और त्यागी के साथ वो भी आ गया। कार्तिक सुबह से नंदिनी के पास ही था। शाम को अखिलेश जी और रंजना भी आ गए। नंदिनी, अपने पापा का नंबर देना, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता देता हूँ, अखिलेश जी ने कहा। नहीं अंकल, उन्हें मत बताइएगा, नंदिनी ने परेशान होकर कहा। पर क्यों बेटा, उन्हें पता तो होना चाहिए ना, और वैसे भी इस हालत में तुम्हारा अकेले रहना सही नहीं है, रंजना ने प्यार से उसके पास बैठते हुए कहा। आंटी, माँ और पापा 1 महीने के लिए आउट ऑफ सिटी गए हैं। इस वक्त उन्हें ये सब बताकर मैं उनका वेकेशन खराब करना नहीं चाहती। मैं भैया के पास चली जाऊंगी, पर प्लीज आप उन्हें कुछ मत बताइए, नंदिनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। भैया के पास क्यों बेटा? अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम हमारे घर रुक जाओ, वहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए रंजना भी रहेगी, अखिलेश जी ने कहा। हाँ बेटा, तुम हमारे घर क्यों नहीं रुक जाती? इससे तुम्हें थोड़ा घर का माहौल भी मिल जाएगा, रंजना ने कहा। नहीं आंटी, मैं आपके घर कैसे रुक सकती हूँ? पैर में फ्रैक्चर है, आपको परेशान होना पड़ेगा, 1 महीना लग जाएगा, इतने दिन वहाँ रुकना, नंदिनी ने हिचकिचाते हुए कहा। 1 महीना क्या, मैं तो तुम्हें अपने घर में हमेशा के लिए रखने को तैयार हूँ, रंजना ने नंदिनी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। क्या? सबने एक साथ कहा। मेरा मतलब वो घर भी तुम्हारा ही है, तुम जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। कार्तिक, तू कुछ बोलना अपनी दोस्त को, रंजना ने कहा। हाँ नंदू, मॉम सही कह रही है, वहाँ सब होंगे, मॉम, पापा, दीदी और मैं भी, कार्तिक ने नंदिनी के पास बैठते हुए कहा। नहीं कार्तिक, मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ वहाँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता, नंदिनी ने कहा। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, तुम बस घर चल रही हो, कार्तिक ने आदेश देते हुए कहा। खैर 1 घंटे की बहस के बाद नंदिनी आखिरकार मान ही गई। 2 दिन बाद नंदिनी को हॉस्पिटल से घर जाने की अनुमति मिल गई। कार्तिक उसे घर ले आया। सारे दोस्तों ने आज कॉलेज से छुट्टी ले ली। सभी नंदिनी के साथ वक्त बिताना चाहते थे। दोपहर के खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। कार्तिक रंजना की मदद से नंदिनी को अपने कमरे में ले आया। रंजना वहाँ से चली गई तो कार्तिक ने कहा, नंदू, आज से ये कमरा तुम्हारा। फिर तुम कहाँ रहोगे? नंदिनी ने पूछा। हम तो भैया बैरागी आदमी हैं, झोला उठाकर कहीं और चल देंगे, कार्तिक ने नौटंकी करते हुए कहा। नंदिनी जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर कार्तिक के दिल को सुकून मिला। मैं कुछ दिन हॉल में रह लूंगा, कार्तिक ने नंदिनी के पास बैठते हुए कहा। हॉल में क्यों, तुम यहाँ भी रह सकते हो, नंदिनी ने कहा। बिल्कुल नहीं, खामखा ये मासूम सा लड़का बदनाम हो जाएगा, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। कुछ भी बोलते हो, नंदिनी ने धीरे से कार्तिक के कंधे पर मारते हुए कहा। अच्छा नंदू, ये बताओ उस रात क्या हुआ था, वो हादसा कैसे हुआ और पवन कहाँ था उस वक्त, कार्तिक ने सीरियस होकर पूछा। बन्नी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, नंदिनी ने मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। उस काली रात का नजारा सहसा ही नंदू की आंखों के सामने आ गया जब उसने पवन का असली चेहरा देखा था। पर मुझे जानना है नंदू, बताओ उस रात क्या हुआ था, कार्तिक ने कहा। बन्नी,
रात गई बात गई यार, नंदिनी ने दर्द से तड़प कर कहा। कार्तिक ने नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हें मेरी कसम है नंदू, बताओ उस रात क्या हुआ था। कसम देखकर कार्तिक ने नंदिनी को दुविधा में डाल दिया। वो कुछ देर खामोश रही और फिर कार्तिक को सारी बातें बता दी। कैसे पवन ने उसके साथ बदतमीजी की और कैसे उसके साथ वो हादसा हुआ। कार्तिक ने जब सुना तो उसका खून खौल उठा। वो झटके से उठा और जाने लगा तो नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में गर्दन हिला दी। कार्तिक ने अपने निचले होठों को दांतों तले दबा लिया और उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसके अंदर जो दर्द था वो उसकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था। उसने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, उसने तुम्हारे साथ सही नहीं किया नंदू, और अब तुम चाहती हो मैं उसे कुछ ना कहूँ, तो ये मुझसे नहीं होगा। कार्तिक ने नंदिनी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में वहाँ से निकल गया। कार्तिक ने बाइक स्टार्ट की और सीधा कॉलेज आ धमका। गुस्सा उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उसने देखा पवन पार्किंग में दोस्तों के साथ बैठा गपशप कर रहा है। कार्तिक उसके पास गया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए मैदान में ले आया। पवन कुछ कहता इससे पहले ही कार्तिक ने उसे घूंसा मारते हुए कहा, नंदू को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लड़की पे हाथ उठाता है साले नामर्द, उठा, अब उठा के दिखा। कहकर कार्तिक उसे बुरी तरह पीटने लगा। भीड़ जमा हो गई। किसी में भी आगे आकर कार्तिक को रोकने की हिम्मत नहीं थी। आज सबने कार्तिक का एक नया ही रूप देखा था। जिस कार्तिक को कभी गुस्सा तक नहीं आता था, आज वो पवन को इतनी बुरी तरह पीट रहा है। देखकर सब अवाक थे। पवन नीचे गिर पड़ा तो कार्तिक ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाया और कहा, क्या समझा था तूने? तू उसके साथ कुछ भी करेगा और मैं चुप रह जाऊंगा? अबे हट, एक दोस्त के लिए तू इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? पवन ने कार्तिक का हाथ झटक कर कहा, वो सिर्फ दोस्त नहीं है मेरी, वो मेरी सब कुछ है। कार्तिक ने उसे एक जोरदार घूंसा मारते हुए कहा। पवन फिर नीचे जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने उठते हुए कहा, साला तू बोलता है वो तेरी सब कुछ है, वो बोलती है तू उसका सब कुछ है। साला ये तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? लोगों के सामने दोस्त बने घूमते हो और दिलों में तुम्हारे कुछ और है। कार्तिक आगे आया और उसे उठाकर दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, एक और लफ्ज बोला ना तूने तो यहीं तुझे गाड़ दूंगा। मुझे लगा तू नंदिनी को पसंद करता है और यही सोचकर मैंने तुझे एक मौका दिया, पर तू उसके लायक नहीं था। तेरा घिनौना चेहरा कोई नहीं जानता था। अगर पता होता तू इतना गिरा हुआ है तो मैं नंदू को तेरे साथ कभी नहीं जाने देता। पवन को गुस्सा आया। उसने एक मुक्का कार्तिक के मुंह पर मारा तो कार्तिक ने उसकी कॉलर छोड़ दी। पवन ने नाक से आता खून साफ किया और कहा, अबे जाकर पूछ पहले अपनी सोफिया से, वो तो सब कुछ जानती थी ना मेरे बारे में, और फिर तुम दोनों का ही तो ये आइडिया था। जरा सा उसे छू लिया तो क्या गुनाह कर दिया? तू भी तो दोस्त के बहाने उसे छू लिया करता है। सोफिया का नाम सुनते ही कार्तिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पवन को फिर से पीटना शुरू कर दिया। बात प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंची। उन्होंने आकर दोनों को अलग किया। पवन वहां से चला गया और कार्तिक उसी वक्त अपनी बाइक लेकर घर गया। कपड़े धूल और पसीने से सने थे। नाक और होठों से खून बह रहा था। कार्तिक गुस्से में अपने कमरे में आया जहां नंदिनी बैठी थी और बेड के एक किनारे बैठ गया। गुस्सा उसकी आंखों से अभी भी झलक रहा था। नंदिनी उसे देखती रही और फिर धीरे से कहा, आ गए पिटके? अब मैं कोई फिल्म का हीरो तो हूँ नहीं जो सिर्फ सामने वाले को पीट कर ही आऊंगा। 10 घूंसे मारे तो एक घूंसा खाकर भी आया हूँ। कार्तिक ने धीरे से कहा, भले तुम फिल्मी हीरो ना हो पर मेरे रियल हीरो तो तुम ही हो। कहकर नंदिनी मुस्कुरा दी। कार्तिक उसे देखता रहा। तभी दरवाजा खुला और सोफिया अंदर आई। सोफिया को वहां देखकर कार्तिक की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो खड़ा उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बेबी वो मैं। सोफिया ने इतना ही कहा था कि कार्तिक बोल पड़ा, पवन एक अच्छा लड़का नहीं है ये जानते हुए भी तुमने नंदू को उसके साथ जाने क्यों दिया? मुझे बताया क्यों नहीं? कार्तिक ने चिल्लाकर कहा। सोफिया सहम गई और कहा, मैं बताने ही वाली थी कि। तड़ाक! एक जबरदस्त थप्पड़ सोफिया के गाल पर पड़ा जो कि कार्तिक ने मारा था और गुस्से में कहा, ये थप्पड़ मैंने तुम्हें नहीं बल्कि अपने भरोसे को मारा है जो मैंने तुम पर किया। सोफिया सर झुकाए खड़ी रही। ना उसकी आंखों में शर्म थी, ना ही अपने किए का कोई पछतावा। कार्तिक वहां से हटा और मुंह फेर कर कहा, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। चली जाओ यहाँ से। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।